जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारी इस नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, हम आज उपन्यास साहित्य से संबंधित जितने भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे उस पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों, जो आज का ये सेशन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस सेशन से लगभग 20 प्लस प्रश्न आपके परीक्षा में फंस सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको पहले से भी पता है, क्योंकि जो आपका प्रथम पेपर था तो उसमें 2 उपन्यास लगे थे, दिव्या और गबन। तो हमने प्रॉपर उससे जितने भी सारे मतलब कि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते थे हमने करा दिए हैं। अगर आप सभी लोगों ने अगर कोई ऐसा मतलब कि छात्र है जो नहीं देखे हैं तो आप जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में उपन्यास साहित्य नामक एक सेक्शन है, उसमें आप प्रॉपर उसको देख सकते हैं, जिससे अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और दोस्तों, जो भी आपके जो फर्स्ट पेपर उसका नाम ही था उपन्यास साहित्य, क्योंकि सिर्फ उसमें 2 ही उपन्यास थे, दिव्या और गबन। लेकिन सिर्फ दोस्तों दिव्या और गबन से प्रश्न नहीं आएंगे, उसमें लगभग दिव्या गबन से अगर हम मान के चलें तो 30 प्लस प्रश्न आ जाएंगे। बाकी जो लगभग 60 या 70 या 50 प्रश्न मान लो, तो ये सिर्फ उपन्यास साहित्य से आएंगे कि कौन पहला उपन्यास है और उसकी रचयिता कौन है, कब प्रकाशित हुआ। इस तरह से दोस्तों प्रश्न आ जाते हैं परीक्षा में, आ जाते नहीं, बिल्कुल आएंगे ही। इसलिए दोस्तों, वो तो आपको वीडियो देखना ही है गबन दिव्या से। बाकी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से लगभग कई प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे। इसलिए दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि आज बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे जो आपको डायरेक्ट मतलब परीक्षा में मिल सकते हैं, और आपको ध्यानपूर्वक उनको याद रखना है। क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो हम आपको बताएंगे जो इस पीडीएफ में नहीं है, फिर भी उस पर हम चर्चा करेंगे जो आपको मतलब कि परीक्षा में सहायता करेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है कि हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से कौन माना जाता है। तो कौन माना जाता है, आप सभी को पता है, तो आप सभी उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, अर्थात दोस्तों इसमें पहले से भी उत्तर लगा हुआ है, बाकी इसका उत्तर हमें बताएंगे। तो हिंदी का पहला जो उपन्यास है उसका नाम जो है वो परीक्षा गुरु है, और जो उपन्यासकार हैं मतलब कि जो परीक्षा गुरु की जो रचयिता हैं उनका नाम है लाला श्री निवास दास। दोस्तों, जो परीक्षा गुरु उपन्यास है दोस्तों, ये 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों शायद यही प्रश्न है कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, तो माना जाता है परीक्षा गुरु को। तो यही था कि उपन्यासकार कौन प्रथम है, तो हैं लाला श्रीनिवास दास जी, और उपन्यास कौन है, परीक्षा गुरु है, और ये कब प्रकाशित हुआ, तो 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह भी साथ में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन थे। तो कौन है, तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा वो होगा बालकृष्ण भट्ट। विकल्प नंबर बी सही है। एक सजा ये मतलब कि अजान सौ सुजान बालकृष्ण भट्ट ने ही इसकी रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है। मतलब कि जो बालकृष्ण भट्ट उपन्यास लिखे हैं तो किस पर आधारित है, तो वह है सुधारवादी एवं उपदेश मूलक। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यास को मतलब कि उपन्यासकार को दिया जाता है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, क्योंकि जासूसी उपन्यास शायद परीक्षा में आया था प्रीवियस ईयर में। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, गोपाल राम कहमरी। दोस्तों ये महत्वपूर्ण नाम हो जाता है अपने आप में, क्योंकि इन्होंने ही जासूसी उपन्यासों का जो ए प्लस चलन है वो हिंदी में शुरू किया था। तो इनको ही मतलब ये श्रेय दिया गया है, गोपाल राम गाहमरी। ये आपको अच्छे प्रकार से पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न, दोस्तों यहाँ स्वप्न है, किसने लिखा। तो किसने लिखा था, तो है ठाकुर जगमोहन सिंह ने लिखा था। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है। जो उपन्यास रहस्य है निबंध, तो उसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि जो महावीर द्विवेदी जो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने ही जो आपका ये है कौन सा उपन्यास रहस्य इसकी रचना की है। दोस्तों जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, हमें कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि इनसे आगे इनके जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं इनके भी आगे मतलब कि जो संबंधित प्रश्न वो आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी के उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा बाबू देवकीनंदन खत्री। दोस्तों ये एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे उपन्यासकार थे कि सभी लोग मतलब कि इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी सीखा दोस्तों। तो ये एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
और दोस्तों इनका जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है किसका, बाबू देवकीनंद खत्री जी का, और है चंद्रकांता उपन्यास। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि ये भी बार आ सकता है कि चंद्रकांता उपन्यास के रचयिता कौन है, मतलब कौन से हैं, तो हैं बाबू देवकीनंद खत्री दोस्तों। तो चंद्रकांता जो उपन्यास है 1891 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके साथ ही चंद्रकांता संतत इनका उपन्यास है देवकीनंद खत्री का, और एक काजर की कोठरी दोस्तों पाटन उपन्यास है, और एक है भूतनाथ तथा एक कुसुम कुमारी उपन्यास भी इनका है। तो दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन चंद्रकांता और काजर की कोठरी जो उपन्यास हैं तो बाबू देवकीनंद खत्री जी का उपन्यास ही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इससे 3 फैक्ट आपको याद रखना। पहला तो ये मतलब इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोग हिंदी सीखिए। दूसरा इनका प्रथम उपन्यास चंद्रकांता है, जो कि 1891 वर्ष प्रकाशित हुआ, और एक उपन्यास महत्वपूर्ण होगा काजर की कोठरी। ये आपको ध्यान रखना है बाबू देवकीनंद खत्री के संबंध में। नेक्स्ट प्रश्न है, देवकीनंद खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो विकल्प नंबर सी जो है सत्य है कि इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है, मतलब इनके उपन्यासों में, कि ये पाठकों को बांधने में समर्थ हैं दोस्तों। तो पहले ही आ चुका है कि ये इतनी रोचक तरह से मतलब उपन्यास लिखते थे कि लोग इनको पढ़ने के लिए हिंदी को मतलब सीखे थे, क्योंकि हम भी मतलब कि एक प्रकार से उपन्यास पढ़ना है, इस उद्देश्य लोग हिंदी सीखना प्रारंभ किए थे। एक प्रकार से एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व इफेक्ट पड़ता है कि लोग किसी की रचना मतलब कि पढ़ने के लिए वो भाषा सीखें, तो अपने आप में बहुत बड़ी एक प्रकार से क्या होती है, उपलब्धि होती है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है? तो जैसे जो प्रेमचंद जी हैं, तो जो उनसे पहले जो कवि मतलब उपन्यास लिखते थे, उनका मतलब कि मूल उद्देश्य क्या था? तो था मनोरंजन एवं सुधार। विकल्प नंबर ए। आज से ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन आपको ध्यान रखना है, हो सकता है अगर आ जाएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, हमें उम्मीद है। दोस्तों ये वीडियो आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि ये नहीं दोस्तों कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा ही तो इसे पीडीएफ के मतलब कि जाएँ ग्रुप में और डाउनलोड कर ले पढ़ने। दोस्तों कुछ ऐसे तथ्य जो पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, जैसे हमने अभी बाबू देवकीनंद खत्री के उपन्यासों की चर्चा की, क्योंकि हो सकता है उपन्यास आ जाए आपकी परीक्षा में। इस प्रकार से हम दोस्तों इस वीडियो में कई मतलब फैक्ट ऐसे मतलब बात करेंगे उस पर जो आपको इस पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, जो आपको सिर्फ पूरा वीडियो से आसानी मतलब एक प्रकार से ध्यानपूर्वक देखने से प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए आपको ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखना है और लास्ट में अपनी प्रतिक्रिया भी देना है कि आपको वीडियो कैसे लगा और इसमें क्या सुधार होना चाहिए। बाद में दोस्तों ये पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं और आराम से इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि प्रेमचंद शताब्दियों से पदलित, अपमानित, उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के बारे में यह कथन किसका है? दोस्तों एक स्टेटमेंट है, तो ये प्रेमचंद जी के संबंध में है स्टेटमेंट। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अभी हमने शुरुआत में बात की थी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही स्टेटमेंट दिया, उनसे प्रेमचंद जी के बारे में दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? दोस्तों इसमें दिया है विकल्प नंबर से 1936 दोस्तों, सॉरी 35 दिया है। लेकिन दोस्तों ये गोदान उपन्यास है, तो ज़्यादातर पुस्तकों में इसकी जो प्रकाशन वर्ष है दोस्तों, तो ये दिया होता है 1936 ईस्वी में। तो इसमें दोस्तों कन्फ्यूजन हो जाता है, अगर दोनों विकल्प में आ जाते हैं 1935-36, तो जहाँ तक आपको प्राथमिकता 1936 को देना है, क्योंकि अधिकांश पुस्तकों में जो गोदान का प्रकाशन वर्ष है 1936 में दिया होता है। बट अगर 1936 ऑप्शन में ही नहीं है तो आपको 1935 ही टिक करना है दोस्तों। तो गोदान वर्ष का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1936 है। वैसे अगर नहीं 1936 है तो 1935 है। तो आप सभी को ध्यान रखना कि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आएगा ही आएगा गोदान का, क्योंकि ये एक प्रकार से प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, क्योंकि महाकाव्य भी कहा जाता है प्रेमचंद जी का। तो ये आएगा ही आएगा आपके परीक्षा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं? दोस्तों अब 4 उपन्यास दिए गए हैं, इनमें से कौन सा उपन्यास है जो प्रेमचंद जी का नहीं है? तो कौन सा उपन्यास जो प्रेमचंद का नहीं है दोस्तों? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, आदर्श हिंदू। तो जो कायाकल्प है, जिसकी जो प्रकाशन वो 1926 में हुआ था। सेवा सदन दोस्तों इसकी भी दूसरी थे 1918, 1919। दोस्तों अगर 18 है तो 18 और 19 टिक लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रेमाश्रम, जो 1922 में प्रकाशित हुआ था, और आदर्श हिंदू दोस्तों। तो ये उपन्यास हैं तो इसकी रचना मुंशी प्रेमचंद ने नहीं की है, आदर्श हिंदू की। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? तो किसमें मिली है? आप सभी लोग बताइएगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, अर्थात निर्मला, जो कि 1927 में प्रकाशित। दोस्तों इंपॉर्टेंट जितने भी मुझे प्रेमचंद जी के उपन्यास है आपको तो सहित याद करना है, क्योंकि डायरेक्ट परीक्षा में प्रश्न से आएंगे कि गोदान का प्रकाशित हुआ था, कायाकल्प आ सकता है, गबन आ सकता है। गबन तो आपके सिलेबस में लगा हुआ पाठ्यक्रम में पूरा, उस पर तो पूरी लगभग 4-5 वीडियो हमने कराए हैं, आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा।
कि कब प्रकाशन हुआ, उसमें कौन से पात्र ने क्या कहानी रही। इससे प्रश्न तो गबन से लगभग तो 20+ प्रश्न तो सिर्फ गबन से ही फंसेंगे आपकी परीक्षा में। तो इसमें कोई बात नहीं कि गबन किसने लिखा। और निर्मला कब प्रकाशित हुआ था और निर्मला में क्या दिया गया। तो निर्मला में दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह की बातें की गई हैं। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। और दोस्तों ये जो उपन्यास था आदर्श हिंदू, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये मुंशी प्रेमचंद का नहीं है, लेकिन किसका है उपन्यास आदर्श हिंदू। तो ये है लज्जाराम मेहता जी हैं, उनका है, जो कि 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1907 ईस्वी में दोस्तों। तो लज्जाराम मेहता जो है उनका आदर्श हिंदू उपन्यास है, जो कि 1907 में प्रकाशित हुआ था, इसलिए ये उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है। दोस्तों ऐसा कौन सा उपन्यास है जो ये सारी समस्याएं मतलब कि प्रेमचंद ने उसमें चर्चा किया हुआ है। तो वही है सेवा सदन, जो विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। इसका प्रकाशन 1819 में हुआ था। आज सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से मतलब हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया। कौन है। तो वही है मुंशी प्रेमचंद जी। दोस्तों ये जो मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट के नाम से विख्यात हैं, आपको पता ही है। तो इनसे प्रश्न परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेंगे। बाकी इनकी तो जो जिन लोगों का मेजर है, तो उनकी जो कहानियाँ है, पहले जो कहानी दी है इनकी दुनिया का अनमोल रत्न, तो कहानी में भी आपको मिलेंगे। और जिनका मेजर नहीं है, माइनर है, उनको उपन्यास जो गबन दिया हुआ है उसमें भी प्रेमचंद मिलेंगे। तो प्रेमचंद से लगभग तो 10+ प्रश्न मान कर चलिए कि प्रेमचंद से ही सारे प्रश्न आएंगे कि क्या रचनाएं थी और इनके उपनाम क्या है। धनपर राय जैसे है, उनकी पत्नी का नाम, इनका जन्म स्थान, इनके मतलब कि जो उपन्यास का प्रकाशित हुए, इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। तो हमने प्रॉपर हमने कराया हुआ है। जब हमने गबन पढ़ाया तभी हमने कराया था। बाकी जब हमने कहानी पढ़ाया दुनिया का अनमोल रत्न, तब हमने मतलब इस पर चर्चा किया हुआ है। तो आप सभी लोग देखेंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखें तो जाइए देख लीजिए। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा जो कथन है प्रेमचंद के उपन्यासों के संदर्भ में उचित है। तो पहला कथन है सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल दिया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जीवन की वास्तविकता समस्याओं को केंद्र रखा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कथा प्रसंगों के मध्य वर्ग के तत्कालीन जीवन के साथ जोड़ दिया, बिल्कुल सही है। तो इस तरह प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, उपयोग सभी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन है, तो आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जैसे महाकाव्य। दोस्तों मैंने पहले बताया था महाकाव्य कौन है, तो गोदान है, जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। तो विकल्प नंबर डी गोदान, आप लोग टिक करिएगा। तो बेसिक सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा, हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर के से ऊपर उठाकर, तो कौन है भाई। तो प्रश्न रिपीट हुआ है क्योंकि प्रेमचंद जी शुरुआत में प्रश्न आया था। तो ये प्रश्न का सही उत्तर है प्रेमचंद। तो प्रेमचंद ने जब लिखना स्टार्ट किया तो एक प्रकार से उपन्यास का एक नया मूड मतलब प्रदान किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है। तो कौन है, तो वही प्रेमचंद जी हैं, विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है स्त्रियों की आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम के प्रेमचंद के किस उपन्यास में लिखा है। दोस्तों तो बेसिक सा प्रश्न, अगर जिन लोगों ने हमारा गबन उपन्यास में जब कराया था पढ़े होंगे तो पूरी तो इस पर रामायण हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप सभी लोग हमें उम्मीद है आसानी से उत्तर कर पाएंगे। गबन उपन्यास जिसके प्रकाशन वर्ष 1910 में हुआ था। तो बेसिक सा प्रश्न आपके लिए, क्योंकि हमने इस पर लगभग 5 वीडियो बराबर कराया हुआ गबन उपन्यास पे, जिसमें स्त्रियों के आभूषण जालपा रमानाथ के बारे में पूरी कहानी सुनाई थी। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो कौन है गबन उपन्यास में स्त्रियों के आभूषण प्रेम के जो परिणाम उसके होते हैं, तो प्रेमचंद ने उसके प्रयास को कह रहा है। आप सब लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है। तो कौन सा अधूरा उपन्यास है, तो वही है इरावती, जो कि अपूर्ण रचना है। आप सब लोग हाई स्कूल में पढ़े थे इरावती, जो कि 1940 में प्रकाशित हुई। दोस्तों एक बार ये देख लीजिए प्रकाशन वर्ष मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है प्रकाशन वर्ष से आ जाए। तो पहले तो है इनकी रचना कंकाल, जो कंकाल जो है 1921 में हुई थी प्रकाशन। और नेक्स्ट है तितली, जो कि 1934 में, और इरावती जो कि 1940 में। दोस्तों जो कंकाल और तितली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि परीक्षा में डाटा आ जाए कि तितली का प्रकाशन वर्ष क्या है, कंकाल का क्या है। तो 1921-34 आपको ध्यान रखना है। बाकी जो इरावती जो उपन्यास है वो प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास है, शंकर प्रसाद जी का। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में हुई है। तो वह तितली, जो कि 1934 में प्रकाशित हुआ था। तो विकल्प नंबर डी तितली। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि तितली का प्रकाशन वर्ष दोस्तों आ गया, तो क्या है कई बार बता दिया इतनी देर में। तितली का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो है 1934 ईस्वी में तितली उपन्यास है वो प्रकाशित हुआ था। कब, 1934 ईस्वी में।
नेक्स्ट प्रश्न है कि किस उपन्यास में अंतर्जातीय विवाह की समस्याओं को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है? तो वह है भिखारिणी, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का उपन्यास है। यह भी आप सबको साथ में याद रखना है, क्या भिखारिणी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैशाली की नगर वधू उपन्यास रचयिता का नाम बताइए। तो वह आचार्य चतुरसेन शास्त्री, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद हसीनों की खतूत नामक उपन्यास की रचना किसने की? तो वह पांडे बेचन शर्मा उग्र, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आपको एक बार में नहीं याद होता तो आप लोग कई बार इसको वीडियो देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि लगभग 20-30 प्लस प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे और वो आपके परीक्षा में बहुत ही आपकी सहायता करेंगे, इसलिए आपको देखना ही आपके लिए लाभदायक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैश्यावर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन है? कौन है? वही पांडे बेचन शर्मा उग्र। विकल्प नंबर बी आप सही अगर टिक करेंगे तो आपका उत्तर सही होगा। तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि वैश्यावर्ग से संबंधित है, तो ये पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार का क्या नाम है? तो है ऋषभ चरण जैन। आप सब लोग ध्यान रखेंगे, विकल्प नंबर बी ऋषभ चरण जैन जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का नहीं है? तो कौन नहीं है? तो जो विकल्प ये है सरकार तुम्हारी आंखों में, यह भी उनका उपन्यास है, शर्मा जी का, उग्र जी का। और नेक्स्ट है जीजा जी, तो इम्पॉर्टेंट उपन्यास है, ये भी इनका है। फिर दिल्ली का दलाल, ये भी आप ध्यान रखेंगे, जो तीनों उपन्यास हैं ये इनके हैं, पांडे बेचन और शर्मा उग्र जी का। तो जो वैश्यपुत्र उपन्यास है, तो ये उपन्यास किसका है? तो ये उपन्यास उनका है, यही ऋषभ चरण जैन का, जो हमने अभी ये थे, क्या था इनका, यही था ना, ऋषभ चरण जैन। ये जो ऋषभ चरण जैन ये हैं, तो इन्हीं का उपन्यास जो है वैश्यपुत्र, ये उपन्यास है इनका, वैश्यपुत्र। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो वैश्यपुत्र ऋषभ चरण जैन जी का है, इसलिए जो पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं, ये इनका उपन्यास नहीं है। बाकी जो सारे उपन्यास हैं, जीजा जी, सरकार तुम्हारी आंखों में, दिल्ली के दलाल, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। हो सकता है अगली बार परीक्षा में आया जाए कि जीजा जी उपन्यास किसका है, तो जीजा जी उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा उपन्यास है जो ऋषभ चरण जैन जी का नहीं है? तो कौन सा उपन्यास है जो ऋषभ चरण जैन का नहीं है? तो वह विकल्प नंबर सी दिया गया है, फागुन के दिन। ये दोस्तों चंपाकली और दिल्ली का व्यभिचार और दुराचार के अड्डे, ये तीनों उपन्यास ऋषभ चरण जैन जी के हैं। जो फागुन के दिन हैं, तो जो ये उपन्यास है ये 1955 में, कब? 1955 में, 1955 में प्रकाशित हुआ था। तो किसका उपन्यास है? तो ये उपन्यास है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का उपन्यास है, फागुन के दिन दोस्तों। तो यह उपन्यास ऋषभ चरण जैन जी का नहीं है, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वृंदावन लाल वर्मा को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो ऐतिहासिक उपन्यासकार में रखेंगे, विकल्प नंबर ए, बेसिक से प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा उपन्यास जो है वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वही कंकाल, बेसिक से प्रश्न है, कई बार बताया है, जो प्रसाद जी का उपन्यास है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। मैंने कई बार वीडियो में चर्चा किया हुआ कि कंकाल कब प्रकाशित हुआ था, तो आप सब लोग कमेंट कीजिए। देखते हैं आप लोग कितने मतलब सीरियसली वीडियो देखते हैं, बताइए कि कंकाल कब प्रकाशित हुआ था। वीडियो बिना बैक किए हुए बताइए कि कंकाल का प्रकाशन वर्ष क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है अप्सरा, अलका, निरुपमा उपन्यासों के लेखक का नाम क्या है? तो क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों इनके इंपॉर्टेंट जो अप्सरा और अलका और निरुपमा, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ध्यान रखना। हो सकता है डायरेक्ट प्रश्न आ जाए कि अप्सरा उपन्यास किसका है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेमचंद युगीन जो उपन्यासों के विषयों में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी सत्य हैं दोस्तों, जैसे विषय वैविध्य एवं शिल्पगत नवीनता, ये भी है, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, ये भी, और चरित्र चित्रण पर अधिक बल, ये भी। इस प्रकार से इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास में, दोस्तों ये गलत होगा टाइपिंग, उपन्यासकार ने उपन्यास है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या दोस्तों है? दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न आया हुआ है, तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा, वो होगा विकल्प नंबर बी, कर्मभूमि, जो कि 1932 में प्रकाशित हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना, हमने कई बार बताया कि सेवा सदन 1919 में, और रंगभूमि 1925 में, कर्मभूमि 1932 में, और गोदान जो 1936 से 35। तो जो कर्मभूमि है, इसमें ही जो उपन्यास जो प्रेमचंद जी हैं, वो हरिजन समस्या को मतलब प्रकाश चित्रण किया है, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो ये प्रश्न
इस प्रकार भी आ सकता है कि कैरम बोर्ड कब प्रकाशित हुआ, तो ये भी आपको याद रखना है, किसका ये भी याद रखना है, और इसमें क्या दिया हुआ है, तो हर जन समस्या दी हुई, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर हमारा अगला 37 नंबर कि प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है, तो है गोदान दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना, गोदान। दोस्तों गोदान के जो पात्र हैं वो भी आपको एक बार देख लेना है। आप लोग कमेंट कीजिए कि गोदान के जो मुख्य नायक को क्या है, क्या नाम क्या है, क्योंकि दोस्तों ये मतलब जो परीक्षा हुई थी मतलब पिछले साल, तो ये प्रश्न आया था गोदान के पात्र से संबंधित। पात्र का नाम दिया हुआ था, बताया पूछा गया था पात्र किस उपन्यास में है, तो आपको पता होना चाहिए। जो प्रसिद्ध उपन्यास है उसके पात्र भी आपको पता होना चाहिए, नहीं कि सिर्फ जो हमें 2 उपन्यास गबन दिव्या लगा वो भी वही सिर्फ पता है और नहीं पता है। दोस्तों जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं उसके पात्र भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों लगभग 50 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, क्योंकि जो आपकी गबन दिव्या हमने कई बार बताया है, लगभग वहाँ से बहुत बन जाएंगे, तो 30-40 प्रश्न बन जाएंगे, लेकिन आपको करने 75 होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा, तो लिखा रंगभूमि। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, तो कौन है, जैनेन्द्र जी। ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन है, जैनेन्द्र जी। दोस्तों जैनेन्द्र जी की जो उपन्यास है प्रमुख, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, पहला उपन्यास इनका है परख, जो कि 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा सुनीता उपन्यास, जो कि इंपॉर्टेंट था, 1935 में प्रकाशित हुआ था। कौन, सुनीता उपन्यास। फिर त्यागपत्र। दोस्तों त्यागपत्र उपन्यास बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, दाढ़ परीक्षा में आपको मिल सकता है, परीक्षा में एग्जाम में, कि त्यागपत्र उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था, 1937 में, और किसका है, तो ये जैनेन्द्र जी का है। फिर कल्याणी उपन्यास, जो कि 1947 में प्रकाशित हुआ। फिर सुखदा है 1952 में। फिर इनका एक उपन्यास है जो व्यतीत है, जो 1935 में। इन उपन्यासों में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो उपन्यास है सुनीता और त्यागपत्र और व्यतीत। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये जैनेन्द्र जी के उपन्यास प्रमुख हैं। चलो दोस्तों हम बार बता रहे हैं, क्योंकि कुछ जो फैक्ट हैं आपको वीडियो में PDF में नहीं मिलेंगे, तो आपको वीडियो देखने से भी मिलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि डाटा पर परीक्षा में आ जाए कि त्यागपत्र किसका उपन्यास है, तो आपको PDF में नहीं मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से आंचलिक उपन्यास कौन है। दोस्तों तो हमने इस पर कई बार चर्चा किया हुआ। अगर आप सभी लोग तीसरी कसम कहानी, अगर आप जिन लोगों का मेजर सब्जेक्ट मतलब है हिंदी साहित्य, लोग तीसरी कसम कहानी देखे होंगे। अगर नहीं देखे जाइए, हमारे लिस्ट में कहानी साहित्य नामक सेक्शन है, उसमें प्रॉपर हमने कराया हुआ है। तो जो उनकी जो तीसरी कसम कहानी है, जो रचयिता फरीद सन्ना रेडू जी हैं, तो इस पर हमने विस्तार चर्चा किया हुआ है कि आंचलिक का अर्थ क्या होता है, आंचलिक क्यों उन्होंने प्रयोग किया मतलब कहानी में। और तो इसमें तो कॉमन से प्रश्न आया कि आंचलिकता उपन्यासकार कौन है, आंचलिक, तो फरीद सन्ना रेडू जी हैं। बाकी हमने इस पर अर्थ भी बताया कि आंचलिक में अर्थ क्या होता है, कैसे क्या है, और उन्होंने क्यों चुना कि आंचलिक मतलब कि आंचलिक की कहानी हो, तो जो तीसरी कसम है वो आंचलिक कहानी है दोस्तों। इस प्रकार से गाँव की दशा दिखाना, गाँव की वेशभूषा कैसी है, गाँव का रहन सहन कैसा है, इस पर गाँव की भाषा कैसी है, इस प्रकार से इन तरह के प्रकार डालना ही आंचलिक कहलाता है, जो हमने प्रॉपर चर्चा किया हुआ है। तो जो लोगों ने मतलब के पीछे वीडियो देखे हुए हैं, तो वो लोग आसानी से वीडियो मतलब जो सॉरी ये जो प्रश्न है इसका उत्तर मतलब कि आसानी से दे पाएंगे, हमें उम्मीद है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है तो ये आ गया सुनीता और त्यागपत्र। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न में कहा था ना कि सुनीता और त्यागपत्र एक प्रकार से जो महत्वपूर्ण मतलब उपन्यास हैं, तो उन्होंने बताया था कि सुनीता का प्रकाशित हुआ था, अभी बताया था हमने, कमेंट कीजिए दोस्तों। बिना आप वीडियो बैक किए हुए आप देखते हैं कितने आप ध्यानपूर्वक देखते हैं वीडियो। सुनीता और त्यागपत्र जो कि जैनेन्द्र जी का उपन्यास है, तो आप सभी लोग कमेंट कीजिए कि ये कब प्रकाशित हुआ था। और इसमें प्रकाशन नहीं पूछा, इससे पूछा कि उपन्यास किसके हैं, तो कमेंट से ये बात है जैनेन्द्र जी के उपन्यास हैं, सुनीता और त्यागपत्र दोनों उपन्यास। दोस्तों उनको हम प्रकाशन सहित आपको याद रखना है। तो एक बार दोबारा हम बता दे रहे हैं कि जो सुनीता उपन्यास है तो कब प्रकाशित हुआ था, तो सुनीता उपन्यास प्रकाशित हुआ था 1935 में दोस्तों। 1935 में दोस्तों सुनीता उपन्यास प्रकाशित हुआ था। और जो ये कौन सा उपन्यास, त्यागपत्र उपन्यास है, तो ये कब हुआ था, तो इसके 2 साल बाद अर्थात 1937 ईस्वी में त्यागपत्र उपन्यास प्रकाशित हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि जैनेन्द्र जी का है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है, तो कौन सा उपन्यास नहीं है अज्ञेय का, तो यही है विकल्प नंबर ये सुहाग के नूपुर। तो दोस्तों ये सुहाग के नूपुर उपन्यास किसका है, तो ये है अमृतलाल नागर का। किसका है, अमृतलाल नागर का। एक बार फिर से सुनिए, अमृतलाल नागर का है। हो सकता है प्रश्न आ जाए कि अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास है, तो सुहाग के नूपुर अगर आप विकल्प में है तो हमें उम्मीद है आप आसानी से ठीक कर पाएंगे। बाकी जो 3 उपन्यास हैं, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, बहुत ही महत्वपूर्ण, अपने अपने अजनबी, ये भी महत्वपूर्ण उपन्यास है। ये तो बिल्कुल महत्वपूर्ण 2 उपन्यास हैं। बाकी नदी के द्वीप, तो 3 उपन्यास हैं ये सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञेय जी की, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है
इनमें से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? तो कौन नहीं है? तो है प्रेत की छाया, प्रेत और छाया दोस्तों, विकल्प नंबर डी उपन्यास जो है वो जैनेन्द्र जी का नहीं है, प्रेत और छाया। तो प्रेत और छाया जो उपन्यास है ये 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1945 में। और यह उपन्यास किसका है? तो दोस्तों यह उपन्यास है इलाचंद जोशी का, आप नाम सुना होगा। तो ये उपन्यास प्रेत और छाया इलाचंद जोशी का है, इसलिए यह उपन्यास जैनेन्द्र जी का नहीं। बाकी त्यागपत्र, सुनीता और गोदाम ने प्राप्त बताया हुआ ये तीनों उपन्यास जैनेन्द्र जी के हैं। और प्रेत और छाया ये इलाचंद जोशी जी का उपन्यास है जो कि 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद जोशी का नहीं है? तो वही व्यतीत, विकल्प नंबर बी। किसका है? जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास, मैंने कई बार बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में उपन्यासों में कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित था? दोस्तों ये कौन है? तो ये दोस्तों इसमें मार्क्सवाद लिखा दोस्तों, तो मैं डाउट वाला प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों यशपाल जी हैं वो भी मार्क्सवादी विचारधारा वाले थे और जैनेन्द्र तो वो भी थे दोस्तों। तो दोनों विकल्प में दिए हैं, इस प्रश्न का हमारे हिसाब से दोनों मतलब कि उत्तर होना चाहिए। बाकी आपको परीक्षा में प्रश्न आएगा तो दोनों नहीं होंगे आपके मतलब विकल्प में। तो क्योंकि ये दोस्तों हमने जब कहानी मतलब दिव्या उपन्यास पढ़ाया था तो मैंने बराबर चर्चा किया हुआ था कि मार्क्सवादी क्या होता है, क्योंकि उनकी जो यशपाल जी की जो दिव्या उपन्यास है उनकी रचना जो है इन्होंने ही किया है। आपको पता होगा, अगर आपने दिव्या उपन्यास संबंधित अगर हमारे वीडियो देखे होंगे तो आपको उनके बारे में बेहतर जानकारी होगी यशपाल जी के बारे में। तो ये इस प्रकार ये प्रश्न का जो 45 नंबर का दोनों सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 46 नंबर की झूठा सच तो बेसिक सा प्रश्न है। हमने कई बार इस पर बताया हुआ है, जब हमने दिव्य उपन्यास बताया था तब सारे उपन्यासों पर हमने चर्चा किया था जितने भी उपन्यास हैं किसके? यशपाल जी के। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा, क्या होगा? यशपाल जी। जो झूठा सच उपन्यास है इसकी रचनाकार जो है यशपाल जी हैं। तो झूठा सच जो उपन्यास है वो 1958 2 बार प्रकाशित हुआ, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। दोस्तों जो यशपाल जी के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हम बता रहे हैं। इनका जो महत्वपूर्ण उपन्यास है, पहले पार्टी कामरेड, फिर दादा कामरेड। दोस्तों ये प्रीवियस प्रश्न आया हुआ था, दादा कामरेड जिन लोगों ने पेपर दिया था उन्होंने बताया था कि ये दादा कामरेड उपन्यास आया था। दादा कामरेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर देशद्रोही बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्य के रूप, फिर अमिता, फिर दिव्य, तो आप में लगा हुआ है इसलिए पाठ्यक्रम में ही तो आप भूलेंगे नहीं, उम्मीद है। फिर झूठा सच, फिर तेरी मेरी बात। दोस्तों ये उपन्यास हैं किसके? यशपाल जी के। तो पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अमिता, दिव्या, झूठा सच और तेरी मेरी बात। दोस्तों एक बार अगर आपको नहीं याद हो रहे हैं तो आप प्लीज़ नोटबुक में लिख लीजिए, ये यशपाल जी के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। हो सकता है इस प्रकार प्रश्न बन जाए कि पार्टी कामरेड किसका उपन्यास है, तो यशपाल जी का है। हमें उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूरदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखा? तो है अमृतलाल नागर, विकल्प नंबर डी। टिक करेंगे, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर तुलसीदास की जीवनी पर आधारित, तो तुलसीदास सूरदास। तो तुलसीदास की जीवनी पर आधारित जो उपन्यास का नाम पूछ रहा है ना, तो नाम पूछ रहा है तो मानस का हंस, ये भी अमृतलाल नागर ने लिखा है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है इनमें से कौन सा कथन आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य है? तो कौन सा है? तो सभी है, तो बिल्कुल आपके इंपॉर्टेंट इतना नहीं, बाकी आप सब ध्यान रखेंगे। इनमें से किसी विशेष अंचल का चित्रण होता है, अंचल विशेष के रीति रिवाज जैसे बता रहन सहन वेशभूषा मेला उत्सव जिसकी तीसरी कसम कहानी में दिया हुआ है। और आंचलिक भाषा में प्रयुक्त शब्दावली, इस प्रकार जैसे गाँव में कैसे किसी भाषा प्रयोग हो जाते होते हैं, मुहावरे आदि होते हैं, ये सभी आंचलिक मतलब कि कहलाते हैं। आप बेसिक सा प्रश्न होता आ जाएगा परीक्षा में, तो आप आसानी से कर पाएंगे। फिर लिखा है इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। हमने कई बार चर्चा किया हुआ है इस पर। हमें उम्मीद है कि यह प्रश्न आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इस पर कई बार चर्चा किया हुआ है। जब हमने कहानी पढ़ाई थी तीसरे तब भी, और इस वीडियो में हमने 2-3 बार इस पर चर्चा किया हुआ कि आंचलिक उपन्यासकार वो फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। इन्हीं के उपन्यास ही महिला आंचल दोस्तों जो वाक्य भी आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न उपन्यासों में कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? महिलाचल दोस्तों मैंने बताया था भी आएगा, तो विकल्प नंबर डी महिलाचल ही है, फणीश्वरनाथ रेणु जी का ये आंचलिक उपन्यास है, अभी आप सबको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा कथन असत्य है? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ छोड़ दिया, कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 53 देखते हैं कि इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? दोस्तों तो कौन नहीं है? दिव्या किसका है? दिव्या यशपाल जी का है। बाकी दोस्तों अनाम दास का पोथा, पुनर्वा दोस्तों इंपॉर्टेंट उपन्यास है, आपको याद रखना है। बाल भट्ट की आत्मकथा, ये सारे उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। और दोस्तों बाल भट्ट की आत्मकथा है चार चंद्रलेख दोस्तों उपन्यास है, वो भी इनका उपन्यास है। हाँ शायद चार चंद्रलेख उपन्यास था,
तो भी इनका उपन्यास है। ये बात कंफर्म कीजिए सर, 4 चंद लेंगे 4, ऐसा कुछ दोस्तों है जो इनका ही उपन्यास है, आपको ध्यान रखना है। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। नेक्स्ट है राग दरबारी के रचनाकार का नाम बताइए, तो है श्रीलाल शुक्ल। ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को ध्यान रखना है। श्रीलाल शुक्ल जी जो है राग दरबारी के रचनाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राग दरबारी में किस गांव का चित्रण हुआ, तो गांव पूछ लिया है, इसलिए जो महत्वपूर्ण है उनको गांव, किस गांव से संबंधित कहानी है वो उपन्यास जैसे है, और कौन से पात्र है वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, शिवपालगंज दोस्तों गाँव का वर्णन किया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्र उत्तर जो भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उखाड़ने के जो एक प्रकार से उखाड़ने की कोशिश इनमें से किस उपन्यास में की गई है, तो राग दरबारी उपन्यास में की गई है, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायत कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं दोस्तों पात्र का नाम दिया हुआ वैद्य जी, तो यह राग दरबारी दोस्तों। इस प्रकार से अब दोस्तों इस उपन्यास लगभग 3 बार प्रश्न आया, इस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि उपन्यास कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको याद रखना है राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक सांस्कृतिक के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस, दोस्तों फिर इंपॉर्टेंट तुरंत रिपीट हुआ प्रश्न दोस्तों ये, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा होगा बी, श्रीलाल शुक्ल जी जो इसकी रचना की उपन्यास की। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें मोहन राकेश का उपन्यास कौन सा है, तो है न आने वाला कल, अर्थात बी उपन्यास दोस्तों। न आने वाला कल जो है वही जो है इनका उपन्यास नहीं है दोस्तों, बाकी सारे उपन्यास हैं इनके हैं, इसके मोहन राकेश के, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न इनमें से निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा उपन्यास निर्मल वर्मा का नहीं है, तो कौन सा है नहीं है, तो वह उखड़े हुए लोग, आप सभी को ध्यान रखना उपन्यास नहीं है। बाकी वो दिन दोस्तों इंपॉर्टेंट उपन्यास है। लालटेन की जो छत है ये भी इंपॉर्टेंट है, निर्मल वर्मा का उपन्यास है। हो सकता है परीक्षा में आ जाए कि वह दिन किसका उपन्यास है, तो आप सभी लोग आसानी से हमें उम्मीद कर पाएंगे कि निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न आपका बंटी, तो आपको आसानी से प्रश्न पता होगा क्योंकि हमने इस पर कई बार चर्चा किया हुआ है, क्योंकि जब हमने पढ़ाई थी किसकी, मनु भंडारी की कहानी, कौन सी कहानी थी, वापसी नहीं, वापसी तो सरमदा जी की कहानी क्या थी, त्रिशंकु, मनु भंडारी जी की, हमने कई बार चर्चा किया हुआ है पूरे विस्तार से कि जितने उपन्यास, जितनी भी कहानियाँ इनको कब उपन्यास प्रकाशित हुए, कौन सी कहानियाँ कब इनका जन्म हुआ, कब मृत्यु, सब अपने प्रॉपर कुल विस्तार हमने चर्चा किया हुआ है। अगर हम आप सभी लोग त्रिशंकु कहानी देखे होंगे, ये लोगों का मेजर है, तो हमें उम्मीद है आप सभी लोग इसका उत्तर आसानी से कर पाएंगे कि आपका बंटी उपन्यास कब प्रकाशित हुआ सा। आप सभी लोग कमेंट कीजिए। बाकी जो आपका बंटी उपन्यास है आपको पता ही है, मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाभोज, दोस्तों ये भी आपको पता है, हमने बताया हुआ है, किसका है, मन्नू भंडारी का उपन्यास है, विकल्प नंबर सी, मन्नू भंडारी का महाभोज उपन्यास। महाभोज आपको बंटी 2 उपन्यास से ही जो मन्नू भंडारी जी हैं ये अलग प्रकार से प्रसिद्धि पाई थी। मैंने बताया था ना कि यही अगर महाभोज और आपको बंटी उपन्यास ही हैं जिनके कारण ज़्यादा मतलब कि मन्नू भंडारी की प्रसिद्धि हुई है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि 55 खंबे लाल दीवार, इस पर भी हमने दोस्तों चर्चा किया हुआ है, ये किसका उपन्यास है, उषा प्रेमदा जी का दोस्तों उपन्यास है, विकल्प नंबर बी, उषा प्रेमदा जी का 55 खंबे लाल दीवार, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है चित कोबरा उपन्यास किसका लिया हुआ है, तो है मृदुला गर्ग का, ये भी आपको याद रखना है, किसका लिखा हुआ होना चाहिए दोस्तों, शायद टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ए नंबर, मृदुला गर्ग का। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है, नरेश मेहता का उपन्यास दोस्तों ये पूछ रहा है कि इनमें से नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है, तो विकल्प नंबर सी, यह पथ बंधु था, आप सभी ध्यान रखेंगे। बाकी सारे उपन्यास नरेश मेहता के हैं। सॉरी दोस्तों ये पूछ रहा था कौन सा है, तो यह पथ बंधु था दोस्तों, तो गलती हो गई, ये विकल्प नंबर सी जो सही उत्तर का है। इनमें से पूछ रहा नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, इससे प्रश्न अक्सर गलत हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे क्योंकि नहीं है और है इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों एक बार अगर आपके पास पेन है कलम है तो जो नहीं है ये जो कोड वर्ड होते हैं लास्ट में, तो आपको वहाँ पर हाईलाइट कर देना है, इससे गलती अक्सर परीक्षा में हो जाती है कि आप एक बार धड़े से प्रश्न देखते हैं क्या है और है की जगह पर नहीं और नहीं की जगह पर है हो जाता है दोस्तों। तो ऐसी गलतियाँ परीक्षा में नहीं करनी, क्योंकि गलतियाँ करके ही आदमी सीखता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्लैशबैक पद्धति पूर्व दीप्त पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है कौन सा है, तो वह है शेखर जीवनी दोस्तों। शेखर जीवनी किसका उपन्यास है, आप सभी लोग कमेंट कीजिए, मैंने कई बार बताया हुआ है कि शेखर जीवनी किसका उपन्यास है। नेक्स्ट उपन्यास है
कि संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी का उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है? बाणभट्ट की आत्मकथा। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? तो सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के पात्र हैं दोस्तों। क्या? सूरज का सातवां घोड़ा। तो सूरज का जो सातवां घोड़ा उपन्यास है किसका है? तो उपन्यास है धर्मवीर भारती का उपन्यास है। किसका है? धर्मवीर भारती का उपन्यास है। ये भी आपको ध्यान रखना हो सकता आ जाए। सूरज का सातवां घोड़ा किसका उपन्यास है? तो धर्मवीर भारती का उपन्यास है। और जो मणिक मुल्ला जो है ये पात्र हैं इस उपन्यास के। तो दोस्तों ने बताया, कई बार बताया है, जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं उनके पात्र आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन है? तो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इस उपन्यास में पुराना वट वृक्ष गाँव में विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन किया हुआ है। तो बाबा बटेश्वर नाथ में है। इस प्रश्न का उत्तर आप बताइएगा कि बाबा बटेश्वर नाथ उपन्यास की रचना किसने की है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मराल किस उपन्यास के पात्र हैं? तो त्यागपत्र का है। ये भी आपको ध्यान रखना है। त्यागपत्र किसका उपन्यास है? हमने कई बार बताया हुआ है। किसका उपन्यास त्यागपत्र है दोस्तों? आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं कई बार इसको पर मतलब चर्चा किया हुआ। त्यागपत्र किसका उपन्यास? इंपॉर्टेंट उपन्यास दोस्तों है। नेक्स्ट प्रश्न इनमें से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का है? तो सभी उपन्यास हैं। प्रतिपरिकथा, महिला आंचल, दीर्घतपा। इन सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न का जो महिला आंचल है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको शायद याद रखना है, जो इनका है फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास। नेक्स्ट प्रश्न है पुरिया जिले की मोरीगंज के किस उपन्यास के कथानक का केंद्र बनाया गया दोस्तों? तो यह महिला आंचल दोस्तों है। विकल्प नंबर ए, जिसकी रचना फणीश्वर नाथ रेणु ने की है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा उपन्यास यशपाल का है? तो सारे उपन्यास हैं यशपाल के हैं। दिव्या तो आपके पाठ्यक्रम में ही लगा हुआ, तो आपको इसके बारे में कोई टेंशन ही नहीं। तथा कामरेड पाठ्यक्रम में कई बार हमने बताया हुआ है। तो ये सारे उपन्यास जो हैं यशपाल जी के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है मतलब कि गलत युग्म को मतलब कि कौन सा गलत है? मतलब एक प्रकार से मतलब कि 4 विकल्प दिए हुए हैं। ये हमें से पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। एक प्रकार से पूछ रहा है गलत युग्म। तो गलत युग्म कौन है? तो फर्स्ट जो दिया हुआ मतलब कि कथन तो ये है प्रेमचंद रंगभूमि बिल्कुल सही है। भीष्म तमस बिल्कुल सही है। राही मासूम रजा आंधा गाँव बिल्कुल सही है। और आधा गाँव और कमलेश्वर। तो ये दोस्तों सूरज का सातवां घोड़ा है। हमने शुरुआत में ही बताया है कि ये उपन्यास किसका है? यह उपन्यास है धर्मवीर भारती जी का। तो यह उपन्यास कमलेश्वर जी का नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, कमलेश्वर जी का उपन्यास जो सूरज का सातवां घोड़ा नहीं है। तो किसका है? तो है धर्मवीर भारती जी का। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि 1084 की माँ उपन्यास की लेखिका हैं। तो कौन है? महाश्वेता देवी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है अनदेखिए अनजान पुर नामक उपन्यास कौन है? तो हैं राजेंद्र यादव। दोस्तों राजेंद्र यादव कौन थे? दोस्तों हमने जब पढ़ाया था इनको, इसको मन्नू भंडारी को, मैंने बताया था कई बार कि राजेंद्र यादव कौन थे। अगर आप सभी लोग त्रिशंकु कहानी देखे होंगे हमारे वीडियो, तो आपको आप इसका आसानी से उत्तर दे पाएंगे। आप कमेंट कीजिएगा कि राजेंद्र यादव कौन थे। और मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव दोनों मिलकर कौन किस उपन्यास की रचना किए थे? हमने इस पर विस्तार चर्चा किया हुआ है। अगर हमें उम्मीद है आप सभी लोग अगर सही से वीडियो देखे होंगे तो उसका उत्तर कर पाएंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाइए देख लीजिए और उसका उत्तर कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंधेरे बंद कमरे किस लेखक का उपन्यास है? तो कौन है? मोहन राकेश। नेक्स्ट प्रश्न दीक्षा उपन्यास आधारित है राम कथा पर। नेक्स्ट प्रश्न नदी की दीप किस विधा है? तो दोस्तों उपन्यास ही है दोस्तों, विकल्प नंबर बी उपन्यास। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से अलग युग्म को चुनिए। तो है इलाचंद जोशी। क्या है? इलाचंद जोशी। तो इलाचंद जोशी का उपन्यास सुनीता नहीं है। हमें कई बार दोस्तों बताया हुआ है कि सुनीता जो उपन्यास है इसकी जो प्रकाशन वर्ष है 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में हुआ था। और ये उपन्यास किसका है? जैनेंद्र जी का है, ना कि इलाचंद जोशी का। इस हिसाब से प्रश्न नंबर हमारा जो हमारा प्रश्न कितना है? 81 नंबर प्रश्न। इसका विकल्प नंबर फर्स्ट है इलाचंद जोशी, यही मतलब कि असंगत है, गलत है। बाकी जैनेंद्र का त्यागपत्र है और गेग का अपने अपने जन्म भी है और वृंदालाल वर्मा का मरनैनी सारे सही हैं। बाकी फर्स्ट है इसका सुनीता के लेखक हैं जैनेंद्र जी, ना कि इलाचंद जोशी जी। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया दोस्तों? तो कौन सी? वो है सोजे वतन। नेक्स्ट प्रश्न है कि जालपा प्रेमचंद की दोस्ती। तो बेसिक सा प्रश्न है, हमें उम्मीद है आपसे लोग कर पाएंगे। अगर आपसे लोग हमारे वीडियो देखे हैं गबन उपन्यास के तो इसको तुरंत धुआं कर देंगे। बेसिक सा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है जब दूसरों के पाँव तले अपना गर्दन दबी हो तो उन पाँव को सहलाने में ही कुशल है। दोस्तों ये स्टेटमेंट है
तो किसका स्टेटमेंट दोस्तों है? ये प्रेमचंद जी का स्टेटमेंट दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्यामा स्वप्न, दोस्तों रिपीट हुआ प्रश्न, ये शुरुआत में ही आया था। श्यामा स्वप्न किसका उपन्यास है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह का है। विकल्प नंबर डी आप सबको सही उत्तर टिक करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा? मंगलसूत्र है, इसका उत्तर बी सही होगा, मंगलसूत्र। नेक्स्ट उपन्यास है कि प्रेमचंद वैश्य समाज से, तो दोस्तों कई बार रिपीट हो, इस प्रकार से आप ये उम्मीद लगा लीजिए कि सेवा सदन उपन्यास है तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कई बार रिपीट हुआ है। तो इसको आप सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ, किसका उपन्यास है और ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपको अच्छे प्रकार से एक नोटबुक में लिख लेना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सती मैया का चौरा उपन्यास के लेखक कौन है? ये भी दोस्तों शायद रिपीट हुआ है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भैरव प्रसाद गुप्त, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है मन वृंदावन उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? कौन? मन वृंदावन उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? तो विकल्प नंबर सी, लक्ष्मी नारायण लाल। नेक्स्ट प्रश्न है डूबती मस्तूल के रचनाकार का नाम बताइए, कौन है? नरेश मेहता, विकल्प नंबर ए। तो तारक मेहता मत समझना, नरेश मेहता। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? तो कौन है? कृष्णा सोबती, दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं इनको दोस्तों, ये बंग महिला के नाम जाना जाता है, कृष्णा सोबती दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आया है अवरोही क्रम में दोस्तों, ये पूछ रहा है कि पहले से लास्ट तक जाइए, मतलब ये प्रकार से अवरोही तो बढ़ते क्रम होता है दोस्तों, कि पहले उपन्यास कौन है, फिर बाद में, मतलब उसके बाद, मतलब उसके बाद में, ये प्रकार से पूछ रहा है कि बढ़ते क्रम में बताइए। तो आप इसका उत्तर बी सही है, क्योंकि दोस्तों जो परीक्षा गुरु उपन्यास है कब हुआ था? तो परीक्षा गुरु उपन्यास जो है हमने कई बार बताया हुआ है, कब प्रकाशित हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था 1882 में। फिर जो उपन्यास है परीक्षा गुरु के पास कौन है? चंद्रकांता। तो चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशित हुआ था, विक्रम खत्री जी का उपन्यास है चंद्रकांता जो है, तो 1891 में दोस्तों। तो 1891 में चंद्रकांता प्रकाशित हुआ था। फिर गोदान तो आपको पता ही है 1936 में, हमने कई बार चर्चा किया हुआ है। फिर झांसी की रानी, तो झांसी की रानी उपन्यास प्रकाशित हुआ था 1946 में दोस्तों, 1946 में। यहाँ दोस्तों एडिट कर लें, 4 है या 6 है। तो जो परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में, चंद्रकांता 1891 ईस्वी में, और गोदान 1936 ईस्वी में, और झांसी की रानी 1946 ईस्वी में दोस्तों। और झांसी की रानी उपन्यास दोस्तों ये वृंदावन लाल वर्मा का है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी। पहले परीक्षा गुरु आएगा, फिर चंद्रकांता आएगा, फिर गोदान आएगा, फिर झांसी की रानी आएगी, क्योंकि सबसे बाद में झांसी की रानी रचना हुई 1946 में, और सबसे पहले 1882 में परीक्षा गुरु की हुई है। तो परीक्षा गुरु उपन्यास किसका है? तो हमने कई बार, तो बेसिक सा प्रश्न है, कई बार शुरुआत में बताया था, क्योंकि आपको ये बिल्कुल रट जाना चाहिए कि ये प्रथम उपन्यास है हिंदी का, इसकी रचना परीक्षा, मतलब कि इस रचना को किसने किया था? इसकी रचना किया था कौन थे? वो लाला श्री निवास दास जी थे, जो कि 1882 में किए थे। फिर चंद्रकांता कौन है? वो तो वो हैं देवकीनंद खत्री, जिनके मतलब के उपन्यास पढ़ने के लोग हिंदी सीखे थे दोस्तों। नेक्स्ट कौन है? गोदान, रचना प्रेमचंद ने की, तो बेसिक का प्रश्न है। फिर झांसी की रानी किसने किया? झांसी की रानी रचना वृंदावन लाल वर्मा। तो इस प्रकार दोस्तों जो उपन्यास आपके दिए हुए विकल्प नंबर बी, इनकी आपको सन पता हो गया कब प्रकाशित हुए थे, और रचना किसने की ये भी आपको पता हो गया। तो आपको ये प्रश्न के साथ अदर भी फैक्ट आपको इस तरह पता हो जाएंगे। अगर आप ईमानदारी से वीडियो देखे होंगे तो हमें उम्मीद है कि आप 75 में 75 कर पाएंगे, क्योंकि जो यह वीडियो है भी आराम से देखें, और बाकी जो हमने गबन और दिव्या भी जितने भी मतलब वीडियो कराए हैं वो सारे वीडियो आपको देख कर जाए एग्जाम में। और हमें उम्मीद है अगर आप सब भी लोग ईमानदारी पूर्वक वीडियो देखेंगे तो हमें उम्मीद है आप 75 में 75 अंक प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न सूचियों को सम्मिलित कर सही कोट का चयन कीजिए। तो वही कर लीजिए मिलान। तो क्या है मिलान पहले से, इसमें क्या है? विकल्प नंबर डी सही है। तो उसमें मिलान वाले प्रश्न से एग्जाम में आते नहीं, लेकिन आ भी जाएँ तो इस प्रकार आपको प्रदान करना है कि ऐसे पूछ रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास कौन है? तो नूतन ब्रह्मचारी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मतलब उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी डायरेक्ट प्रश्न, मतलब कि जो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है डायरेक्ट आपकी परीक्षा में आ सकता है कि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यासकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। फिर लाला श्रीराम निवास परीक्षा गुरु तो आपको पता ही है। फिर नेक्स्ट है प्रेमचंद जी का प्रेमाश्रम पता ही है आपको। प्रसाद जी का उपन्यास कंकाल आपको पता ही है दोस्तों। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर डी ही आपका सही उत्तर हो जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों प्रश्न टोटल 93 थे इसमें, लेकिन दोस्तों अपने कई फैक्ट जो इसमें नहीं दिए हमने अदरस लिया, लगभग इस प्रकार से लगभग आपके 100-150 प्रश्न हो जाते हैं। अगर हमें उम्मीद है अगर आप सभी लोग ध्यानपूर्वक वीडियो देखे होंगे और सुने होंगे कि हमने जो भी कहा है आपको स्पष्ट पता होगा, याद हो जाएगा। अगर आप सभी लोग 2-3 बार देखेंगे वीडियो
तो हमें उम्मीद है कि आप परीक्षा में 75 अंक प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 100 क्वेश्चन आएंगे तो लगभग जो आपका गबन उपन्यास दिव्या है 30 से 40 प्लस प्रश्न उसमें बन जाएंगे, बाकी 60 या 50 प्रश्न इस वीडियो से आपको मिल सकते हैं। इसमें से 93 दिए हैं, बाकी हमने कई मतलब कि जो अदर फैक्ट हमने चर्चा किया हुआ है। तो थोड़े उपन्यास इधर दिए हुए हैं, तो आप लोग देख लेंगे। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। हमने कई बार दोस्तों आपको बताया हुआ है कि ये PDF कैसे मिलेगा। हमें उम्मीद है आपको पता होगा, नहीं पता तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मतलब कि सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि आपकी ये कहानी उपन्यास का अंतिम वीडियो था। आपको पूरा हो गया उपन्यास साहित्य और कहानी साहित्य भी पूरा हो गया। तो जिन लोगों का हिंदी साहित्य मेजर है उन लोगों की चिंता खत्म हो गई। आप लोग सिर्फ ये वीडियो ईमानदारी पूर्वक देख लें और आपके अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। बाकी जिन लोगों का हिस्ट्री सिलेबस है पाठ्यक्रम हिस्ट्री का, दोस्तों हम हिस्ट्री पर थोड़ा एनालिसिस कर रहे हैं, उस पर हम तैयारी करेंगे। उसके भी प्रश्न जो बन सकते हैं परीक्षा में वो कराएंगे। बाकी जो इंडियन पॉलिटी है, जिन लोगों का मतलब कि सेकंड सेमेस्टर, उनके लिए तो जो इंडियन पॉलिटी है, भारत का संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, और जिन लोगों का जो 4th सेमेस्टर है और पॉलिटिकल साइंस माइनर